नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 5 जिसका नाम है त्रिभुज, इसका अध्ययन करेंगे। तो इस इकाई में सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। उसके पश्चात अभ्यास में के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरी पोर्शन को। तो थ्योरी पोर्शन में हम इसमें त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय देखेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय का जो सत्यापन उसको देखेंगे। पाइथागोरस त्रिक देखेंगे। भिन्न भिन्न शर्तों पर पाइथागोरस का प्रमेय कैसे लगता है, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरी पोर्शन को त्रिभुज के। तो देखिए दोस्तों, थ्योरी पढ़ने के लिए यहाँ पर हमने काफ़ी पर सारी थ्योरी अंकित कर लिए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि थ्योरी के पहले पॉइंट में हमें दिया गया है, वृत्त के किसी जीवा का लंब समद्विभाजक या लंबार्थक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आइए मैं पेपर पर आपको कैसे समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पेपर पर मैंने एक वृत्त बना लिया। हमें कहा है कि वृत्त के किसी जीवा का लंब समद्विभाजक, ये हो गई एक जीवा, ये हो गया केंद्र। इसका लंब समद्विभाजक मतलब इसको बराबर भागों में बांटे और लंब भी हो इस पर। तो ये हमें कहा गया है कि लंब समद्विभाजक या लंबार्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये देख सकते हैं, इस पर यदि लंब होगा, जीवा पर लंब होगा, तो वह जो है केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, वो लंबार्धक जो है केंद्र से होकर ही जाएगा। अब देखिए दूसरे पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, कोणों को समद्विभाजित करके छोटे माप के कोण खींचे जा सकते हैं। जो कोण हमें दिए गए, मान लीजिए कोई कोण हमें दिया गया है, उसको समद्विभाजित करके हम उसमें छोटा कोण, उससे छोटा कोण खींच सकते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख की भुजा को कर्ण कहते हैं। यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं में बड़ी होती है। तो समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें कहा गया है ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, इसको लंब कहेंगे और इसको हम आधार कहते हैं क्योंकि इसी पर बना हुआ है त्रिभुज। ठीक है, और इसको कर्ण कहते हैं। तो हमें कहा गया कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार से बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब देखेंगे आप अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, ये आप लोग देख लीजिए। यह एक त्रिभुज है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए मान लेते हैं सी। पाइथागोरस का प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, पाइथागोरस के प्रमेय में कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होगा आधार पर बने वर्ग के। ठीक है, आधार के स्क्वायर और प्लस ये क्या दिया गया है, लंब के स्क्वायर के। ठीक है, तो यही होता है पाइथागोरस का प्रमेय कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है आधार पर बने वर्ग प्लस लंब पर बने वर्ग की। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और यह पाइथागोरस प्रमेय जो है केवल समकोण त्रिभुज पर ही कार्यरत होता है। अब देखेंगे आप अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है या होता है। यही पाइथागोरस का विलोम है। तो पाइथागोरस का विलोम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में, मान लीजिए कोई त्रिभुज आपको दे दिया गया है, कोई त्रिभुज दे दिया गया है, तो उसमें हमें कहा गया है कि कर्ण पर बना वर्ग, जो कर्ण पर बना वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर यदि होता है, आधार के वर्ग के और प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है, तो यह क्या होगा, पाइथागोरस का विलोम होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या कहा गया था, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग प्लस लंब पर बने वर्ग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें इस प्रकार कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर हो आधार पर बने वर्ग प्लस लंब पर बने वर्ग के, तो वह पाइथागोरस का विलोम कहलाएगा। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण अन्य दो भुजाओं में से एक से बड़ा होता है। तो इसको हमने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें समकोण त्रिभुज है तो लंब और आधार छोटा होता है कर्ण से, यानी कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है किसी रेखा के बाहर दिए हुए किसी बिंदु से जो भी रेखाखंड इस रेखा तक खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। तो यहाँ हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है एक रेखा है, एक रेखा से कोई बिंदु मान लेते हैं, एक रेखा से बाहर कोई बिंदु है, तो यहाँ पर खंड खींचे यहाँ पर, तो ये जो लंब होता है ये सबसे छोटी रेखा होगी। ठीक है, जो जितनी रेखाएं हमने खींची हैं, ये लंब जो होता है ये सबसे छोटी रेखा होगी इस बिंदु से। तो इस बिंदु से हम खींचते, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये 7 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना होगा, ये 4 ही सेंटीमीटर होगा। मतलब इस बिंदु से यहाँ की लंबाई जो होगी सबसे कम ही होगी। ठीक है, लंब वाला। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यदि ABC पाइथागोरियन त्रिक हैं तथा K एक पूर्णांक है तो ए के बी के तथा सी के भी पाइथागोरियन त्रिक होंगे। तो कैसे होंगे, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ पाइथागोरियन त्रिक क्या होते हैं।
यहाँ पर हम मान लेते हैं एक ये समकोण त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ये कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आधार को हम मान लेते हैं 4 लंब और इसको मान लेते हैं 3। तो क्या होगा ये इसका वर्ग यानी कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, तो बच्चों 25 हो जाएगा और 4 चौको 16 ये हो जाएगा प्लस 9 ये हो जाएगा। तो 25 बराबर आपको 25 यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 3 4 और 5 जो है पाइथागोरियन त्रिक होगा। ठीक है, 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक होगा। और हमें कहा है कि 3 4 5 में किसी भी संख्या से, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी चर संख्या के से गुणा कर दें। यानी मान लीजिए इसमें 3 4 और 5 में हम किसी भी संख्या से मान लीजिए 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 तियाँ 18 और 6 चौकू 24 और 6 पंचे 30 जो होंगे ये भी एक पाइथागोरियन त्रिक ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने समबाहुभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और लंब पर बने समबाहुभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर क्या कहा गया है, मैं ये आपको बताता हूँ कि क्या कहा गया है इस पॉइंट में आपको। तो इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया है और हमें कहा गया है कि कर्ण पर बने समबाहुभुज, मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। तो इस पर जो बनाएंगे यहाँ पर समबाहुभुज हमें कहा है तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर वाली ये 5 भी, ये भी 5 होगा। ठीक है, और इस पर क्या करेंगे, इस पर हम 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इस पर बनाएंगे 3 सेंटीमीटर का, ये 3 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर। तो समबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा √3/4 और गुणे भुजा का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को मिल गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस वाले का मिल गया हमें। अब इसका हम निकालेंगे तो √3/4 और गुणे 3 3 9 हो जाएगा इसका। और इस वाले त्रिभुज का कितना हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज का हो जाएगा √3/4 और गुणे 4 चौकू 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि कर्ण पर जो ये कर्ण पर बन रहा है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल यानी √3/4 और गुणे 25 ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, आधार और लंब पर बने बहुभुज के। यानी √3/4 और गुणे 9 और प्लस √3/4 और प्लस ये इंटू 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √3/4 और इंटू 25 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा √3/4 दोनों में है तो हम कॉमन लेते हैं और 16 9 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √3/4 गुणे 25, √3/4 गुणे 25 ये दोनों बराबर आ रहा है। तो यही हमें कहा गया है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना बहुभुज, आधार पर बने बहुभुज और लंब पर बने बहुभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये वाला हमने पॉइंट यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, ये वाला। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है किसी त्रिभुज का लंब ही उसकी ऊंचाई होती है। जो किसी त्रिभुज की ऊंचाई होती है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसका ही लंब होता है। ठीक है, ये वाला लंब जो होता है उसकी ऊंचाई होती है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। तो आइए मैं आपको त्रिभुज का शीर्ष लंब समझा देता हूँ। शीर्ष लंब किसे कहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज मान लिया, हमें कोई किसी प्रकार का त्रिभुज विशेष प्रकार से नहीं दिया गया है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये ए, ये बी, ये सी। तो हमें शीर्ष लंब कहा है, तो ये शीर्ष से आएगा भुजा और इस पर लंब होगा। ठीक है, यानी इसको 2 भागों में बांटेगा तो ये होगा इसका शीर्ष लंब हो जाएगा। इसको हम ए, इसको डी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो बी सी है बी डी बराबर होगा डी सी के। ठीक है, इसी प्रकार आप एक शीर्ष लंब इस प्रकार से खींच सकते हैं, इसको ई मान लीजिए। और इसी प्रकार एक शीर्ष लंब और आप खींच सकते हैं, इसको मान लीजिए ये एफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो शीर्ष लंब आप लोग देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से शीर्ष लंब है, एक शीर्ष लंब है ए डी, दूसरा शीर्ष लंब है बी ई आप देख सकते हैं यहाँ पर, और तीसरा जो शीर्ष लंब आप लोगों को दिख रहा होगा ये सी एफ है। ठीक है, तो सी एफ तीसरा शीर्ष लंब हो जाएगा। और तीनों शीर्ष लंब जो होते हैं एक बिंदु पर मिलते हैं, तो इनका संगमन बिंदु जो कहलाता है, इनका संगमन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है एक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों शीर्ष लंब जो हमने खींचे हैं संगामी होते हैं, मतलब एक बिंदु पर मिलते हैं। और त्रिभुज के शीर्ष लंब के संगामी बिंदु को, जो इसका संगमन बिंदु है, त्रिभुज का जो संगमन बिंदु आपको मिला है, इसको हम लंब केंद्र कहते हैं। इसको हम लंब केंद्र कहते हैं। जहां पर तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उनके संगमन बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, अगले पॉइंट में कहा गया है त्रिभुज का लंब केंद्र निकालने के लिए 2 शीर्ष लंब खींचना है पर्याप्त है, क्योंकि तीसरा शीर्ष लंब भी इसी प्रतिच्छेदन बिंदु यानी लंब केंद्र से होकर जाता है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए मान लेते हैं कोई त्रिभुज है। ठीक है, कोई त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो हमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज का यदि आपको लंब केंद्र निकालना हो
तो इसका एक लंब केंद्र आप खींच लीजिए एडी, ठीक है, और एक और खींच लीजिए, एक और खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा बीई। तो तीसरा जो लंब केंद्र हो जाएगा ये इसी बिंदु से, यानी ये संगमन बिंदु लंब केंद्र से ही होकर जाएगा, ये वाला जो तीसरा होगा इसी से होकर जाएगा, ठीक है। तो दो कहा गया है कि यदि आप दो शीर्ष लंब खींच लेते हैं तो तीसरा आप लोगों को ऐसे पता चल जाएगा, क्योंकि इसी संगमन बिंदु से वह तीसरा भी गुजरेगा। अब देखेंगे आपको क्या कहा गया अगले पॉइंट में, माध्यिका त्रिभुज की एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। यहाँ पर आपको माध्यिका की बात कर रहा है, तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, और ये इस त्रिभुज में माध्यिका क्या होती है, इसके शीर्ष से इस पर जो है इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी इसके मध्य में आकर इसको प्रतिच्छेद करेगी, तो यह माध्यिका कहलाएगी। कौन सी माध्यिका होगी, एडी मान लेते हैं, इसको बी से एबीसी मान लेते हैं। ये एडी जो है यहाँ पर इसकी माध्यिका है, एबीसी की माध्यिका है एडी, मतलब बीसी की माध्यिका है एडी। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है, देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं जो एक बिंदुगामी होती हैं। इसी प्रकार त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं भी होती हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये ए, ये बी, ये सी, तो कितनी माध्यिकाएं में बताया गया, तीन माध्यिकाएं होती हैं जो इस पर आएंगे, इसको आकर यहाँ पर देखिए ये मिलेगी, ये हो जाएगा एडी, ये इसके बराबर होगा। माध्यिका का मतलब होगा शीर्ष से इस पर लंब होगा और ये दो बराबर भागों में इसे विभाजित करेगा, ठीक है। तो हमें बताया गया तीन माध्यिकाएं होती हैं, तो इस पर भी करेंगे तो ये दोनों भाग बराबर होंगे आपस में, ए बी ई हो जाएगा। इसी प्रकार तीनों शीर्ष लंब हमें कहा गया है कि एक बिंदुगामी होते हैं, ये एफ हो जाएगा, तो ये और इसके बराबर होगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कितने आप लोगों को माध्यिकाएं मिल जाएंगे, एडी, दूसरा हो जाएगा बीसी और तीसरा आपको मिल जाएगा सी एफ। तो यही तीनों माध्यिकाएं होंगी, ठीक है। यहाँ पर एक बात ये याद रखिएगा, यहाँ पर हमें लंब केंद्र आप लोगों को बताया था कैसे, और यहाँ पर शीर्ष लंब आपको बताया था, और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ माध्यिका बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ये इसके ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा, और यहाँ पर हमें कहा गया है कि ये शीर्ष से इस पर लंब होगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर समझिएगा। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है त्रिभुज की माध्यिका जो होती है, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं माध्यिकाओं का संगमन बिंदु या त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आपको क्या समझा रही है, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, क्योंकि ये जो इस पर लंब है ये इसके ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। इसी प्रकार ये आपस में बराबर होंगे, इनका नाम मैं ले लेता हूँ, बी डी और डी सी बराबर होंगे। इसी प्रकार सी ई और ए ई बराबर होंगे। इसी प्रकार बी एफ और ए एफ भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, इसके जो केंद्र, इसका जो संगमन, माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु होता है इसको हम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी बताया गया है, इसी पॉइंट को हम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज का केंद्रक निर्धारित करने के लिए उसकी दो माध्यिकाएं खींचना पर्याप्त है। उनका प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का केंद्रक होता है या गुरुत्व केंद्रक होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप इसमें भी देखेंगे, जिस प्रकार से हमने आप लोगों को शीर्ष लंब में बताया था, ये ए और बी और ये सी, तो इस पर मान लीजिए एक माध्यिका आप खींच देते हैं एडी और दूसरी माध्यिका खींच देते हैं बी और ई, ठीक है। तो तीसरी माध्यिका जो होगी यहीं से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, केंद्रक से या गुरुत्व केंद्र से तीसरी माध्यिका गुजरेगी। तो यही हमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज में दो माध्यिकाएं यदि आप खींच देते हैं तो तीसरी माध्यिका भी आप लोगों को पता चल जाएगा, जो यहाँ से गुजरेगी, इसके केंद्रक या गुरुत्व केंद्र से। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्थक संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्थक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, या इसको इंग्लिश में सरकम सेंटर कहते हैं। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने इसको समझने के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया है ABC। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है कि भुजाओं के लंबार्थक हमें कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुजाओं का लंबार्थक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहते हैं परिकेंद्र या सरकम सेंटर कहते हैं। तो उसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया है। तो भुजाओं के लंबार्थक, तो इस पर लंब हो और इसे आधे आधे में बांटे, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसका भी लंबार्थक हो और इसे बराबर भागों में बांटे, ठीक है। और इसका भी लंबार्थक हो, ये बराबर भागों में बांटे, तो जो आप लोगों को इसका संगमन बिंदु मिलेगा, इसी संगमन बिंदु को आप परिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको भुजाओं का लंबार्थक जो मिलता है इसको हम परिकेंद्र कहते हैं। तो इसका परिकेंद्र O मान लेते हैं, तो ये इसका परिकेंद्र हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट पे आपको क्या कहा है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक त्रिभुज लेता हूँ, एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इस त्रिभुज का नामांकन कर देते हैं, ये ए बी ए सी। तो हमें पॉइंट में कहा क्या गया है, कहा गया है कि कोण समद्विभाजक, यहाँ पर जो कोण है, ये कोण जो यहाँ पर बी पर बन रहा है, इसको समद्विभाजित करते हुए मान लीजिए ये 60 अंश का कोण बन रहा हो, तो इस प्रकार से खींचिए कि 30 अंश में, मतलब इसको काटते हुए जाए, ठीक है। और यहाँ पर भी मान लीजिए कोई कोण बन रहा हो तो ये भी इसको काटते हुए जाए, और इसी प्रकार यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको काटते हुए जाए। तो जो पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा उस पॉइंट का नाम आप लोगों को अंतः केंद्र या इन सेंटर दिया गया है। तो इस पॉइंट को जो O पॉइंट है
इसको हम कहेंगे इन सेंटर, ठीक है। ये यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक जो मिल रहे हैं यहाँ पर ऊपर, इसे हमने क्या कहा है, इसको हमने अंतः केंद्र कहा है, इसे हमें पॉइंट में बताया गया है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है कि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र निर्धारित करने के लिए उसके दो कोणों के अर्थक खींच लेना ही पर्याप्त है, उनका प्रतिच्छेदन बिंदु ही अंतः केंद्र होता है। तो यही पॉइंट इसमें भी कहा गया है कि एक त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, उसके में कहा गया है दो एंगल बाइसेक्टर मतलब दो कोण समद्विभाजक खींच लीजिए। दो कोण समद्विभाजक हमने खींच लिया, ये 60 30 30 हो गया, ये भी 60 मान लीजिए। तो इसको भी हम इसी प्रकार खींच देते हैं, दो एंगल बाइसेक्टर खींच लेंगे, जो तीसरा होगा तीसरा भी यहीं से होकर गुजरेगा। तो हमें कहा गया है कि दो ही खींच लेना पर्याप्त है, इससे आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, अंतः केंद्र। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, ऐसी आकृतियां जो रूप में समान होती हैं परंतु उनके आकार भिन्न हो, समरूप आकृतियां कहते हैं। तो समरूपता हमने आप लोगों को कक्षा 6 में पढ़ाया था कि समरूपता किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है थ्योरी में। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें कहा गया है कि जो दो आकृतियां होती हैं, मान लीजिए त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये भी है, ठीक है। तो जो दोनों त्रिभुज हैं मतलब इनका रूप समान है, आकार से हमने मतलब है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 2 ही सेंटीमीटर है, तो इससे हमसे नहीं मतलब है, मतलब इनका रूप समान होना चाहिए। ये एक त्रिभुज है तो ये भी एक त्रिभुज होना चाहिए, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। अब देखिए आपको अगले पॉइंट में क्या कहा गया है, अगले पॉइंट में कहा गया है समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे उनके माप कुछ भी हों। तो इसे भी मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को हम समझने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो त्रिभुज हमने ले लिया है, इनके कोण जो है समान है, यहाँ पर 60 अंश है तो यहाँ पर भी 60 अंश है, ये 45 अंश है, तो यहाँ पर मैंने बाहर लिख दिया है, लेकिन ये अंतः कोण है 45, ठीक है। तो यहाँ पर भी 45 अंश है। आप देख सकते हैं इसकी एक भुजा आपको जो BC दी गई है ये 5 सेंटीमीटर है और QR आप लोगों को 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस पॉइंट में हमें क्या कहा गया है कि इन्हीं दो समान कोणिक भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है, इनके अगर कोण समान है तो भुजाएं बराबर होंगी, मतलब A और जो B दिया गया है AB, ये वाली भुजा AB और बटे PQ जो आपको दी गई है PQ, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, BC, यानी BC लिख लेंगे और यहाँ पर QR लिख लेंगे। तो QR हमने यहाँ पर लिख लिया, ये भी बराबर होगा किसके, AC, ये AC और बटे यहाँ पर आप देख सकते हैं PR दिया गया है, AC और PR के बराबर होगा, कितना के बराबर होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि BC कितनी दी गई है, सबसे पहले ऊपर हमने BC लिखा तो BC 5 सेंटीमीटर दिया गया है और बटे हमने कितना लिखा है QR आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका मान आप ज्ञात कर लीजिएगा, मतलब 5 में 3 से भाग देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 एकम 3 मिल जाएगा, बच जाएगा 2 और 3 छक्का 18, 1.6 आ गया और अभी और आएगा दशमलव में, तो हम मान लेते हैं 1.69 आ जाता है। आ गया है कि इनका अनुपात सदैव समान होता है, तो इनका अनुपात जो है यहाँ पर 1.69 आया है। इसी प्रकार आप कोई और त्रिभुज लेकर यहाँ पर 60 अंश यहाँ 45 अंश का कोण बनाएं और इनके भुजाओं का अनुपात लें तो आपको इतना ही मिलेगा, भुजाओं का अनुपात 1.69। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखेंगे आप लोगों को अगले पॉइंट में कहा गया है यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं और इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यही वाला पॉइंट आपको इसमें घुमा कर दिया गया है कि हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, संगत कोण उनके बराबर है, यहाँ पर मान लीजिए 60 अंश बन रहा है, यहाँ पर भी 60 अंश बन रहा है, ठीक है, इनके संगत कोण बराबर हैं, तो हमें कहा गया है उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, यानी यहाँ पर BC जो आपको दिया ये BC हो जाएगा, ये हमने मान लिया PQ मान लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो BC और बटे PQ का जो अनुपात होगा आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 5/3 मिल जाएगा। ये अनुपातिक होती हैं और जो आपको ये त्रिभुज प्राप्त हुआ ये त्रिभुज जो होते हैं समरूप होंगे, ठीक है, यही हमें इस पॉइंट में कहा गया है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, पॉइंट में आपको कहा गया है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। यदि हमें कहा गया है कि त्रिभुजों की दो त्रिभुज आपको कोई दिए गए हैं, इनकी संगत भुजाएं मान लीजिए ABC मान लीजिए, तो P और Q और R इसको मान लीजिए। तो यहाँ पर मैं कहा गया कि यदि ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 6 है और ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, मतलब AC के संगत कौन है, यहाँ पर PQ है तो 5 सेंटीमीटर है, BC के संगत QR है तो 6 सेंटीमीटर है और AC के संगत PR है तो 7 सेंटीमीटर है। तो यदि यहाँ पर संगत भुजाएं बराबर हैं तो इन पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर यदि 60 अंश का कोण बन रहा होगा तो यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बनना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पर हमें इस पॉइंट में कहा गया है कि यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज हम मान रहे हैं, यहाँ पर यदि 60 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है, ये 60 अंश है और यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है, तो जो इनकी भुजाएं होंगी ये 6 सेंटीमीटर है
तो ये भी 6 ही सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 ही सेंटीमीटर होगी यदि यहाँ पर कोण जो है बराबर बराबर बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंब हमने आप लोगों को बताया था कौन से शीर्ष लंब होते हैं, ये शीर्ष हो गया, इससे इस भुजा पर लंब होता है, ये शीर्ष लंब होता है। इसी प्रकार ये हमें कहा गया 3 शीर्ष लंब होते हैं और जो यहाँ पर शीर्ष लंब मिलते हैं इसको हम लंब केंद्र कहते हैं। यहाँ पर आप आगे देखेंगे ये हमें कहा गया है लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष को इसके शीर्ष से इससे इस प्रकार से मिलाएं कि ये वाला और ये वाला दोनों भाग बराबर हों, तो इसे हम माध्यिका कहेंगे। माध्यिका जहाँ पर माध्यिकाएं, यहाँ पर त्रिभुज में भी बताया गया है 3 माध्यिकाएं होती हैं, इसी प्रकार ये होगी, इसी प्रकार ये होगी। तो जहाँ पर माध्यिकाएं मिलती हैं इसको हमें बताया गया है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि इसे हम क्या कहते हैं, जहाँ माध्यिकाएं मिलती हैं इसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज का केंद्रक या इसे गुरुत्व केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है। अगले पॉइंट में कहा गया है त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको परिकेंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें भुजाओं के लंबार्धक कहा गया है, तो ये भुजा हो गई, इस भुजा पर लंब होना चाहिए, इसी प्रकार इस भुजा पर भी लंब होना चाहिए इस पर। तो यहाँ पर जो आप लोगों को मिल रहा है इसको हम परिकेंद्र कहेंगे, इसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कोण समद्विभाजक, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको समद्विभाजित करते हुए यदि कोई रेखा जा रही है, इसी प्रकार इसको समद्विभाजित करती हुई जा रही है और इसको करती जा रही है, तो ये जो आप लोगों को मिल रहा है तीनों का संगमन बिंदु, इस संगमन बिंदु को हम क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा गया है यदि त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसको हमने आप लोगों को अभी बताया। यहाँ पर क्या कहा गया है एक बार फिर से समझ लीजिएगा, 60 अंश बन रहा हो, यहाँ पर भी 60 अंश बन रहा हो, तो यहाँ पर भी 30 अंश बन रहा हो और यहाँ पर भी 30 अंश बन रहा हो यदि, तो इनका जो भुजाओं का अनुपात होगा, मतलब यदि ये 5 सेंटीमीटर ठहरेगा तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यदि 2 त्रिभुजों के कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, इसको भी हमने आप लोगों को बता दिया है। तो इस प्रकार हमारा इकाई 5 जो त्रिभुज दिया गया है इसकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।